लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे पास दो लॉज हैं। देखो, पहला है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ में क्या बोला गया कि हमारे पास जो जब भी फ्लक्स चेंज होता है, समय के साथ ही चेंज होगा फ्लक्स, तो ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस हो जाती है, कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है। अब वहाँ पे ऐसा फोर्स आता है जो चार्ज को फ्लो करा सकता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो d∅/dt यानी कि जो फ्लक्स के चेंज होने की रेट है उसके प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा जल्दी से फ्लक्स चेंज करोगे तो ज़्यादा ईएमएफ आएगा। ठीक, ये था फैराडेज लॉ। लेंज़ेस लॉ में हमें पता चलता है कि ईएमएफ की जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक्चुअली -1 है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि अगर आप फ्लक्स की वैल्यू कम करने की कोशिश करोगे तो ईएमएफ उसके ऑपोजिट होगा, है ना, उसको अपोज करेगा। किस चीज़ को अपोज करेगा, ये चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक लूप बना दिया मैंने। ऑलराइट, ये मेरे पास एक लूप है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें से अंदर से इस तरीके से जा रहा है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलूँ कि समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारे फ्लक्स के साथ क्या होगा। देखो, फ्लक्स यहाँ पर है क्या। अगर इस लूप का हमारे पास कुछ एरिया है ए, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो थी बी टाइम्स ए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता हूँ समय के साथ साथ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला से 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला बढ़ाता जा रहा हूँ, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर ईएमएफ जो आएगा, ईएमएफ की वैल्यू आती है -d/φ/dt। इसका मतलब ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। अब इसको अपोज कैसे करेगी, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ईएमएफ आ जाएगा कि इसमें ईएमएफ आएगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ गया, बेसिकली वोल्टेज आ गया तो अब यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा। करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब देखो, एक लूप में अगर करंट होता है तो उसके कारण खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर रखने की वो कोशिश करना चाहेगा। ओके, अगर मेरे पास ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से करंट होगा कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी तो ये बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट किस लूप में होगा, देखो ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे घूमता हुआ कुछ, राइट हैंड का इस्तेमाल करना पहली बार, ऐसे घूमता हुआ कुछ करंट आएगा। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है भाई करंट की वैल्यू इस दिशा में आई, इस दिशा में आई, इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए। हमारे पास जो करंट आएगा इस तरीके से आना चाहिए, इंडक्शन के कारण ऐसा करंट आएगा। तो यही है, एट द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। तो जो उसको कॉज कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई तो बढ़ा रहा होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, उसको अपोज करने के लिए ही सारी की सारी चीज़ें होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। कहाँ से आता है, ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो कई बार तो यही चीज़ पूछ ली जाती है कि बताओ ये लेंसेज लॉ का रूट कॉज क्या है, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, इसको बहुत बार अभी हम देखने वाले। पहले इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते किस तरीके के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हमारे पास एक लूप है, वही जो एग्जांपल अभी देखा था उसको दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पे मैं दो केसेस बनाऊंगा। केस वन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर इसका कुछ रेडियस है, यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ एरिया होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन है, इस तरीके से ना, बी की वैल्यू इनटू द प्लेन है और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर करंट किस तरीके से होगा, तो देखो इसका मतलब हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होगा, है ना, ईएमएफ विल ट्राई कि करंट इस तरीके से हो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अब आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए। इनटू द प्लेन वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हमारे पास करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन लाने की कोशिश करेगा। तो ईएमएफ्स के कारण आता है हमारे पास करंट। करंट इस तरीके से आएगा कि हमारे पास बी ड्यू टू करंट विल बी आउट, ऑपोजिट लिख देता हूँ, है ना, मैं ऑपोजिट टू बी, और इसको मैं बी ड्यू टू आई ही लिख देता हूँ, बी ड्यू टू आई विल बी ऑपोजिट टू बी। ठीक, तो बताओ कैसा होगा। बाहर की तरफ हमारे पास आना चाहिए बी ड्यू टू आई, तो उसके लिए यहाँ पर करंट इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आई की वैल्यू इस तरीके से आएगी। अगर आई ऐसे होगा तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे बाहर की तरफ आ जाता है, क्या आता है, बी इंड्यूस्ड, दिस विल बी इंड्यूस्ड, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ।
BI ही इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, है ना। ऐसे घूमेगा तभी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमने लगाया था बाहर से, जो अंदर की तरफ जा रहा था वो बढ़ता जा रहा था, उसने बोला मैं बाहर की तरफ लगा देता हूँ, तो थोड़ा उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। सेम चीज़ है इसमें, आप देख लो केस टू हमने बी की वैल्यू को कम करना शुरू कर दिया। बी की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो ये जो लूप में इस तरीके से EMF आएगा, बोलेगा अरे रे मेरे अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स क्यों कम कर रहे हो। तो वो इस तरीके से करंट आएगा कि वो चाहेगा कि फ्लक्स की वैल्यू कम ना हो। फ्लक्स की वैल्यू कम कैसे नहीं होगी, तो इस केस में हमारे पास अंदर की तरफ ही, सॉरी ऐसे दिखाएंगे ना, अंदर की तरफ इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब देखो करंट इस दिशा में करंट होगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है ताकि अंदर की तरफ आ जाए हमारे पास बी इंड्यूस्ड। तो ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन हो गया। आप देखोगे दोनों में ही डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो यही हमें समझना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हम यहाँ पर फिर से देखो कैसे लिखते हैं, EMF इज इक्वल टू -d∅/dt। अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक टाइम इंटरवल दे देते हैं, 0.1 सेकंड में इतना फ्लक्स चेंज हो गया। तो ऐसे केस में हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, EMF की एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो होता था, -∆φ/ΔT। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़, कि भाई हमारे पास जो फ्लक्स होता है B.A के बराबर, या फिर आप इसको BA cos थीटा लिख सकते हो, हाँ, BA cos थीटा। क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाते हैं, कभी बोलेंगे B की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी बोलते हैं A की वैल्यू चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है। नहीं, मान लो कोई रेडियस है एक तरीके से, रिंग का रेडियस छोटा होता जा रहा है, लूप छोटा होता जा रहा है। या फिर ऐसे बोल देंगे कि हमारे पास ये जो लूप था अब वो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमारे लिए फ्लक्स के लिए तो एरिया, उस एरिया को कंसिडर करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। या फिर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में है, हमारे पास एरिया ऐसे है, तो पूरा का पूरा भी फ्लक्स होगा, और एरिया को घुमा दोगे तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा के कारण भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस का यहाँ पे स्कोप बनता है, और सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। An 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया इतना, इसके परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इतने टेस्ला, when the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इस तरीके से ये रखी हुई है क्या, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक डिस्क है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि आप देखोगे दोनों का ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में, या कह सकता हूँ पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस करके जा रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, EMF की वैल्यू कितनी होती है, वो इस बार कहलाएगी ∆φ/ΔT। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। और यहाँ पे देखो मैंने गलत लिखा है फॉर्मूला। कैसे गलत लिखा है, हमेशा याद रखना फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। चलो ठीक है, वैल्यूज याद रखते हैं। हमारे पास पता है कि मेरे पास फ्लक्स फाइनल की जो वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स फाइनल की वैल्यू होने वाली है 0, क्योंकि उस वक्त हमारे पास 90 डिग्री उसको घुमा दिया है। फ्लक्स जो इनिशियल था, इनिशियल फ्लक्स कितना है, पूरा का पूरा हमारे पास N × एरिया × B। इस तरीके से मैं लिखूँगा। नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होता है, ऑलराइट। यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है मेरे पास 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 10⁻⁻5। यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 25 आ जाता है मेरे पास, × 10⁻⁻5 विच इज़ इक्वल टू 8 × 25 होता है 200। 200 में से मैं इसको लिख दूंगा 2 × 10⁻⁻3, इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस ∆φ की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास 2 × 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई समय कितना लगा है 0.1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -2 × 10⁻⁻2 वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 0.02 वोल्ट। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर लिया, नहीं तो एक्चुअली हमारे पास जो आंसर है उसमें एक माइनस भी होना चाहिए।
A rectangular coil of 20 turns and area of cross section इतने square centimeter has a resistance of 100 ohm. A magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of 1000 Tesla per second. Oh my god. The current in the coil is 1000 Tesla. आपको पता है कितना बड़ा होता है? हमारे पास आपने देखा होगा MRI स्कैन्स होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े उनके एड्स लगे होते हैं कि हमारे पास 1.5 T की एक इस तरीके से MRI मशीन है, तो 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए अलग से रूम वूम बना करके बातें करनी पड़ती हैं उनको, बातें मतलब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 1000 टेस्ला पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो 1-2 सेकेंड में तो 2000 टेस्ला हो जाएगा, पता नहीं कितना ही ज़्यादा है। खैर हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बात होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है NAB, और हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। द करंट की वैल्यू हमसे पूछ लिया, EMF निकालो, EMF से करंट निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है C। सॉल्व करते हैं कैसे है। देखो हमारे पास EMF की वैल्यू हो जाती है -d∅/dt। यहाँ पे बताओ एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है -NA/dB/dt। और इसकी जो वैल्यू है देखो, -n की जगह रख दूंगा मैं 20 टर्न्स, एरिया की जगह मैं रख दूंगा 25/1000, मुझे 10,000 रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर सेंटीमीटर था, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो स्क्वायर मीटर भी तो लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1000, इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, ये कट जाता है इस तरीके से, 10 से कट जाता है ये, और EMF की वैल्यू आ जाती है EMF = -50 वोल्ट। अब देखो -50 वोल्ट, तो मेरे पास ग्राफिक होता तो मैं बताता किस तरीके से -50 वोल्ट यानी कि डायरेक्शन क्या है। हमसे तो करंट की वैल्यू पूछी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होता है E/R, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, अब फिर से मैं -50 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 100 ओम लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -0.5 एम्पियर। मैग्नीट्यूड वाइज C विल बी आवर करेक्ट आंसर। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ XY एज शोन। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। द ABCD इज कॉइल एडजेसेंट टू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ से करंट इस तरीके से जा रहा है, 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 इस तरीके से जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फॉर टाइम बिंग मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से इस तरीके से करंट, अगर मैं करंट की बात करूँ, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बोलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो यानी पॉजिटिव चार्ज, उसका इक्विवेलेंट मैं समझ सकता हूँ कि भाई करंट इस तरफ होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, करंट जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा उस वक्त तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर है, उसका तो असर ही नहीं है यहाँ पे। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होगा तो उस वक्त मैं बोलूँगा यहाँ पे कुछ करंट है, उसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अब ये वायर से कारण यहाँ से कुछ इसमें फ्लक्स जाने वाला है इस तरीके से। ऑल राइट, बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर उधर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में फिर चला गया। तो अगर मैं इस डिस्क की बात करूँ, यहाँ पर अगर कभी करंट होता है तो इसके कारण देखो यहाँ पर ऐसे हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, है ना, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि हमारे पास करंट का जो डायरेक्शन है I इस तरफ है। ओके, पहले फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी, फ्लक्स की वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रॉन पास आता है तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कुछ फाइनाइट हो जाती है, फाइनाइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एट -इन्फिनिटी, या फिर ठीक है इन्फिनिटी लिख देते हैं, फ्लक्स की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। तो फ्लक्स पहले बढ़ता है फिर वापस कम हो जाता है, या फिर फ्लक्स अगर नेगेटिव होना है तो पहले कम होता है फिर वापस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है, कभी वो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर इसीलिए हमारे पास ऑप्शन D बन जाता है करेक्ट आंसर। द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux linked with the coil varies with time t as flux की वैल्यू हमें दे दी है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, द करंट इन द कॉइल एट t = 2 सेकेंड। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखो हमें फ्लक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है,
फ्लक्स से मैं निकाल सकता हूँ ईएमएफ, ईएमएफ से निकाल सकता हूँ मैं करंट। इतना ही हमें करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू होती है -d∅/dt इस तरीके से, और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो माइनस इस तरफ रखता हूँ, ये जाता है, इसे कर दो डिफ्रेंशिएट, 50 इंटू टी स्क्वायर का हो जाता है मेरे पास 2 इंटू 50 इंटू टी प्लस 4 का हो जाता है 0, तो ये हो जाता है 2 इंटू 50 इंटू टी प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -100t वोल्ट। अगर ये आ गया तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, है ना, EMF डिवाइडेड बाई आर, और इसकी वैल्यू हो जाती है -100t डिवाइडेड बाई 400, तो ये जो वैल्यू आ जाती है माइनस की t/4 आ जाती है। टाइम की वैल्यू रखते यहाँ पर आंसर आ जाता है I की वैल्यू 2/4 यानी कि -1/2 एम्पियर विच इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, बढ़िया से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया था कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे, और हर तरीके के PYQs को भी इंक्लूड कर लिया था कि बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। साथ में कलरफुल PDFs भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी एब्सोल्युटली फ्री में, तो जल्दी आओ, डाउनलोड करो। मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।